नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। कोरोना महामारी से मुकाबला एक चुनौती बनी हुई है। आंकड़ों की अगर बात करें तो आज कोरोना के 1,86,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन में नए मामले 44 दिन बाद आज सबसे कम दर्ज हुए हैं। टीकाकरण 26 अप्रैल के बाद आज सबसे ज्यादा हुआ है। लेकिन आज पहले बात कोरोना काल में हुए अनाथ बच्चों की। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोरोना के दौरान देश में अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण के लिए आदेश दिए हैं। राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि ऐसे बच्चों की पहचान करें जिनके परिवार में कमाई करने वाला कोई नहीं रहा या जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है। ये आंकलन राज्यों को पिछले साल मार्च के लॉकडाउन से करना है और संख्या बतानी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से यह भी कहा है कि इन बच्चों की कठिन परेशानियां समझें और इन्हें फौरन दूर करें। कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि ऐसे बच्चों की मूलभूत जरूरतों जैसे खाना और आश्रय को पूरा करें। कोर्ट ने राज्यों को कहा है कि ऐसे बच्चों की जानकारी NCPCR पोर्टल यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स पर उपलब्ध कराएं। ये जानकारी शनिवार तक जमा कराएं। स्व मोटो संज्ञान लेते हुए प्रोटेक्शन होम्स में रह रहे बच्चों और कोरोना में अनाथ बच्चों के गैरकानूनी तरीके से गोद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा था। अब 1 जून को फिर से इस मामले में सुनवाई होनी है। तो सरकार के आंकड़ों में 577 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें दूसरी लहर में अपने दोनों माँ बाप को खो दिया है। कई बच्चों की मदद हो रही है, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो उनका नाम इन फहरिस्त में नहीं है और तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। एक ग्राउंड रिपोर्ट। 2 हफ्ते भी नहीं हुए कि आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में शरण्या की मां और बाप दोनों कोरोना के मारे चल बसे। అమ్మఒడి కార్యక్రమాన్ని కూడా వచ్చే విధంగా చూస్తాము। ఆ వచ్చిన డబ్బంతా కూడా పాప పైన 11 साल की बच्ची को जिला कलेक्टर ने 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड सौंपा। आंध्र प्रदेश सरकार ने 34 ऐसे बच्चों की शिनाख्त की है जो कोविड की वजह से अनाथ हुए हैं और उन सबके नाम पर 10-10 लाख रुपए जमा कर दिए गए हैं। చిన్న పిల్లలు తల్లి తండ్రి ఇద్దరు కూడా కోవిడ్ లో వచ్చి చనిపోయిన ఘటనలు కూడా కొన్ని జరుగుతూ ఉన్నాయి। అది చూసినప్పుడు నాకు కూడా చాలా అంటే చాలా మనసు కష్టం అనిపించి వెంటనే ఆ పిల్లల కోసం, అటువంటి పిల్లల కోసం ఎవరైతే తల్లి తండ్రి ఇద్దరూ కూడా కోల్పోయిన పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో కోవిడ్ వల్ల, అటువంటి పిల్లల కోసం 10 లక్షల రూపాయలు ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేసి। सरकार का कहना है कि 2 महीने के अंदर दूसरी लहर से कम 577 बच्चों के मां और बाप दोनों की मौत हो चुकी है। In Delhi, 5,500 children. दिल्ली में 5,500 बच्चों के माँ या बाप की मौत हो चुकी है। 26 मई तक हम ऐसे 40 बच्चों की निशानदेही कर पाए जिनके माँ बाप दोनों गुजर गए। दूसरे राज्यों में ये आंकड़े और ज्यादा होंगे। सरकार 577 अनाथ बच्चों की पहचान कर पाई है। ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये आंकड़ा अब भी बहुत कम है। Brilliant start, but it appears to be a case of under-reporting. बहुत से बच्चों को घबराहट और उदासी ने घेर रखा है और विशेषज्ञों का कहना है कि इस तनाव का असर दिमाग पर भी पड़ रहा है। तो ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप इकट्ठे चले गए हैं और अनाथ हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों के अंदर हम ज़्यादातर देखते हैं कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा ग्रो होती है, चिंता, परेशानी, अवसाद। कोरोना वायरस के दूसरी लहर में ज़्यादातर मौतें 30 से 50 साल की उम्र में हुई हैं। इनमें से बहुतों के छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं जिसको कोविड ने अनाथ कर दिया है। हैदराबाद में सहयोगी उमा सुधीर के साथ, नई दिल्ली में कैमरा पर्सन संजय कौशिक और मनोज ठाकुर के साथ सोनाक्षी चक्रवर्ती, NDTV के लिए। और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रभात कुमार हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं बाल आयोग सेव द चिल्ड्रन, ये एक NGO है उसके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी जुड़ने के लिए। प्रभात जी, आंकड़ों की भी हमेशा बात होती है, समय बहुत अहम है कि आंकड़े भी दुरुस्त हों और बच्चों को जिनको ज़रूरत है मदद पहुंचे। तो अगर एक ये आंकड़ा है 577, आपकी समीक्षा या आप लोगों ने जो देखा है, कितना डेटा हो सकता है, ऐसे कितने बच्चे हो सकते हैं जो अनाथ हुए हों इस दौरान? देखिए, अगर हम लोग आंकड़े की बात कर रहे हैं और कभी कभी ऐसा लगता है जब हम लोग आंकड़ों की बात करते हैं तो हम असल मुद्दे से भटक भी जाते हैं। तो आंकड़ा तो डेफिनेटली यह एक रिपोर्टेड आंकड़ा है जो उस कथित डेट तक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तक गया था
और अभी हम लोग कुछ स्टेट जिनसे डेटा आए हैं, जैसे आपने दिल्ली का फिगर दिया था, और अगर हम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही देखें तो ये 3-4 स्टेट में ही आंकड़े लगभग 500 के लगभग हो जाते हैं, सिर्फ 4 स्टेट में। तो हम लोगों को यह देखना चाहिए कि हम लोग यह एक तो इन आंकड़ों को देखते हैं और इन बच्चों को के सुविधा और इनके इमीडिएट फूड, हेल्थ, सेफ्टी, सेफ शेल्टर, ये तीनों चीज की इनको जरूरत है जो इनको मुहैया कराया जाना चाहिए। दूसरा जो एक और है जो आंकड़ा काफी वह भी बड़ा है, लगभग इन्हीं 4 राज्यों में लगभग 5 से 6 हजार ऐसे बच्चे हैं जिनके माता या पिता गुजर गए हैं कोविड के दौरान। तो उनको भी यह इंश्योर करना कि वह किसी शोषण, मजदूरी या वो पढ़ाई से वंचित ना रह जाएं, तो उनको कैसे हम लोग सपोर्ट करते हैं और यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और हमारे पास ऐसे लीगल सिस्टम्स हैं, अगर हम लोग देखें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जिसमें प्रोविजन है कि इनको सपोर्ट किया जाए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, लगभग 15 राज्यों ने अभी इससे रिलेटेड स्कीम्स की घोषणा की है। और दोनों तरह के बच्चे, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं और जो बच्चे जिनके एक पेरेंट, माता या पिता गुजर गए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए स्कीम है। यहाँ पे इशू कभी कभी यह आता है, जो हम लोगों ने देखा है कि वह स्कीम एक्सेस करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो उनको अपलोड करना पड़ता है और उसके लिए बहुत दौड़ धूप होती है। तो यहाँ पे एक सेंसिटिविटी लाना चाहिए कि हम कैसे सिस्टम बच्चों तक पहुंचे और बच्चे को जल्द से जल्द इन फैसिलिटीज का सुविधा मिले। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात कही आपने प्रभात जी कि अगर ऐसे बच्चे हम शिनाख्त भी कर लेते हैं, पहचान भी लेते हैं ऐसे बच्चे हम, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो बहुत मुश्किल होगा अगर उनको सरकार की योजनाएं हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया है, तो वो कैसे हम सुविधाजनक बना सकते हैं और इस दौरान जब तक वो अपना कुछ पहचान वगैरह दे पाएं, उस दौरान वो सुरक्षित रहें, खाने को मिल जाए, उस लिहाज से क्या डिटेल्स आप लोगों को मिल रही हैं अनेक राज्यों से? तो ज्यादातर राज्यों में हम लोगों ने यह देखा है कि एक्सटेंडेड फैमिलीज इन बच्चों के आगे आई है, और जो कि एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि हम लोग यह मानते हैं कि बच्चा अपना समुदाय के एनवायरनमेंट में होना चाहिए, वह उससे बाहर नहीं निकले। लेकिन यह जिम्मेदारी भी लेना चाहिए कि जैसे अगर वो अपने किसी एक्सटेंडेड फैमिली के पास है, जो परिवार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, उनके पास है, तो वो ट्रैक किया जाए कि वो बच्चे को सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वो परिवार भी ऐसी स्थिति में नहीं होते हैं जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट कर पाए। और यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि हम लोग कभी कभी जब ये फिगर बोलते हैं और यह बोलते हैं कि जो बच्चे कोरोना के कारण मरे, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर हम लोग रूरल एरियाज में देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ की बहुत कम ऐसी टेस्टिंग हुई है, हेल्थ फैसिलिटी है, वहाँ पे अगर ऐसे बच्चे पाए जाते हैं तो उनको, मेरे को लगता है उनको भी इन चीजों, इन स्कीम्स का, इन प्रोग्राम्स का सुविधा मिलना चाहिए, क्योंकि वह बच्चे उतने ही वंचित है जिसने बाकी बच्चे हैं। तो हम लोगों को इस स्थिति को इस तरह नहीं देखना चाहिए कि कोरोना के कारण जो बच्चे हुए वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उनको यह सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो उनके फूड, सेफ्टी, शेल्टर ये सब मिल रहा है। पर वह जो बाकी बच्चे भी इसी कैटेगरी में उनको भी स्टेट रीच आउट करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल प्रभात जी, अंत पे मेरे पास मैं आपसे बस ये अब जानना चाहूंगी कि अब तीसरी लहर में बच्चों पे कहा जा रहा है कि ज्यादा असर हो सकता है, आप लोगों का क्या आंकलन है राज्यों में जो खास तौर से हमारे ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे हैं उन तक सुविधा मुहैया या इलाज तक उनको मुहैया कराया जा सके? कुछ आप लोगों का नेटवर्क है जो आंकलन करे? तो हम लोग यह देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे रूरल एरियाज है जहां अभी भी सेकेंड वेव के इम्पैक्ट दिख रहे हैं, और थर्ड वेव के लिए सरकार भी और सेव द चिल्ड्रन जैसी संस्थाएं भी यह इंश्योर कर रही हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज वहां तक पहुंचे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तक पहुंचे, एक कैसे क्षमता बढ़ाई जाए ताकि वह यह इंश्योर कर सके कि उस समय बच्चे या उनके माता पिता के लाइफ नहीं डेंजर में हो। तो इसके लिए स्टेप अप किया जा रहा है। जो हम लोगों ने फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के बीच बहुत प्रिपेयर्डनेस नहीं देखा था, वो प्रिपेयर्डनेस अभी देखा जा सकता है। लोग तैयार हैं और
लोग इसके प्रति बहुत सारी संस्थाएं और सरकार को साथ मिलकर काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी। ये बात सुन के बहुत राहत हुई कि जो पहली और दूसरी लहर में नहीं देखा, अब तीसरी लहर में बच्चों का खासा ध्यान रखने के लिए कदम अब उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करते हैं हम किसानों की। कोरोना का असर आम जिंदगी पर किस तरह से पड़ा है, यह मध्य प्रदेश में विदिशा के बैंक की लंबी लाइन देखकर पता चलता है। एक तरफ बैंकों की कई शाखाएं इसलिए बंद हो गई क्योंकि बैंक में जो स्टाफ था वो पॉजिटिव हो गया, और अब जब बैंक खुले तो दबाव उन पर बढ़ गया और ऐसे में पैसा निकालने लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आम लोग भी हैं, इसमें सब तरह के वर्ग के लोग शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। विदिशा के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की शमशादाबाद शाखा के बाहर किसानों ने जैसे पहरा दे रखा है, वो रात भी वहीं गुजार रहे हैं अपनी पासबुक लिए, ताकि जैसे ही बैंक खुले वो अपना पैसा निकाल सकें। उनकी शिकायत है कि वो आते हैं लेकिन नंबर आने से पहले पैसा खत्म हो जाता है। परेशानी ऐसी है कि पूरे 24 घंटा तो जो है लाइन में लगते हैं। जब कहीं टोकन मिलता है 150 टोकन बांटते हैं और रिश्वत भी देना पड़ती है। कहीं जो है आपको 60 से रिश्वत भी दे रहा है। रात में जाते हैं, रात में भी रुकती हैं। और मैं शमशाबाद का किसान हूँ। 11 तारीख को, अगली 11 को मैंने फसल बेची, बैंक में पैसे आ गए और पैसे 83,000 बता रहा है, अपन ने बेची 1,68,000 के। रात में रुके थे, इसके बाद भी टोकन नहीं मिल पाया आपको? नहीं मिल पा रहे टोकन। दरअसल विदिशा में सहकारी बैंक की 21 शाखाएं हैं। उनमें से 9 कई दिन से बंद थीं क्योंकि स्टाफ को कोरोना हो गया था। जैसे ही बैंक खुले किसानों की भीड़ उमड़ आई। ना मास्क का ख्याल, ना सामाजिक दूरी की चिंता। नौबत पुलिस बुलाने की आ गई। कुछ किसान रात में यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर वो अपने टोकन का इंतजार कर रहे थे। तो हमको जैसी जानकारी मिली, मैंने राजस्व विभाग की टीम, नायब तहसीलदार, पटवारी, आरआई, पुलिस विभाग की टीम को यहाँ पर लगवाकर उनको टोकन बंटवाए। आज बैंक द्वारा बताया गया था कि 150 लोगों को पेमेंट किया जा पाएगा, तो 150 लोगों को आज के टोकन दिए गए। बाकी जो एक्स्ट्रा लोग थे उनकी सूची बना के उनको बताया गया कि वो कल आएंगे, उनको कल टोकन मिलेगा। और जो सूची में लोग थे उनको। शमशादाबाद ही नहीं, नटेरन और लटेरी इलाकों की बैंक शाखाओं पर भी यही नजारा दिखा। अपने पैसों की फिक्र में उमड़े किसानों को रोकना मुश्किल था। स्टाफ की भारी कमी होने की वजह से वे ही शाखाएं बंद की गई जो 90% स्टाफ जहां का संक्रमित हो गया था। लेकिन किसानों को पहले समझाना होगा कि उनकी मेहनत की कमाई डूबने वाली नहीं है, वरना ऐसी भीड़ रोज उमड़ती रहेगी। तो परेशानियों के मंजर के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत ही तीखा हमला किया है। कहा है कि कोरोना की दूसरे वेव के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री को बस अपनी छवि की चिंता है और ये कहते हुए उन्हें इवेंट मैनेजर तक कह दिया। बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर टूल किट बनाने और लोगों को डराने का आरोप लगाया। कोरोना से उबरने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी तीखे तेवर में नजर आए। कहा, कोरोना को प्रधानमंत्री आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। हमारे सुझावों का मजाक उड़ाया और बचाव के लिए समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाया। फर्स्ट वेव ठीक है, उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है। मगर ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर सरकार पर देरी के आरोप लगाए। कहा, जब अपने लोगों को वैक्सीन लगानी थी, सरकार दुनिया में वाहवाही लूट रही थी। जिस गति से वैक्सीन लगाई जा रही है, 2024 तक ही सबको वैक्सीन मिल पाएगी। मेरा सवाल ये है कि अभी आपने बहुत जोर दिया इस बात पर कि वैक्सीन नीति को लेकर सरकार ने काफी हिला हवाले की, काफी देर किया। अब तो देर हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार लगातार कोशिश कर रही है। वैक्सीन से परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा तो चॉइस नहीं है।
जहां से भी आप वैक्सीन ले सकते हो आप लोग, जैसे भी आप ले सकते हो आप लोग, और जल्दी से जल्दी जितने लोगों को आप वैक्सीनेट कर सकते हो करो। और ये जो आप बहाने बना रहे हो कि ये स्टेट ने किया, ये उसने किया, ये इसने किया, ये बहाने बंद करो और जो आपको जिम्मेदारी हिंदुस्तान की जनता ने दी है उसको पूरा करो। राहुल गांधी ने मौत के सरकारी आंकड़ों को भी झूठा बताया। राहुल के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। प्रधानमंत्री देश की पूरी जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे, तब ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। उनका मुख्य मुद्दा था कि वैक्सीन देना ही उपाय है। अरे यही तो पहले दिन से हम कह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। तो राहुल जी समझ लीजिए कि वैक्सीन का विरोध आपने किया। हमारे प्रयास से, पिछले वर्ष के प्रयास से ये वैक्सीन 2 भारत में इतनी अच्छी मात्रा में तैयार होने लगे। राहुल ने बीजेपी के टूल किट के आरोप को झूठा बताया, लेकिन बीजेपी अब टूल किट पर सीधे राहुल गांधी को घेरने की कोशिश में है। जावड़ेकर ने यह दावा भी किया कि दिसंबर 2021 तक सबको वैक्सीन लग जाएगी। राहुल जी, अगर वैक्सीन की चिंता ही करते हो तो जरा अपने कांग्रेस के राज्यों में ध्यान दो, वहां वैक्सीनेशन में गड़बड़ हो रही है। उनको जो 1 मई से कोटा दिया गया है, 18 से 45 उम्र के लोगों के लिए उत्पादकों से 25% उनके लिए रिजर्व है, वो तो ले नहीं रहे। राहुल गांधी ने ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी दबाव का भी आरोप लगाया। लॉकडाउन के लिए एक ग्रुप बनाने की मांग की, लेकिन राहुल गांधी और मोदी सरकार के बीच जिस तरह की तलवार खींची है, लगता नहीं कि आने वाले समय में भी कोई मिली जुली रणनीति की बात होगी। नई दिल्ली से अखिलेश शर्मा के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, उत्तर प्रदेश में कोरोना के इलाज में दुआ, तावीज, झाड़ फूक भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दवा इलाज के साथ उसका नाश करने के लिए बड़े पैमाने पर दुआ, तावीज, झाड़ फूक, टोना टोटका और पूजा पाठ चल रहा है। यही नहीं, ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए कुछ लोग पीपल के पेड़ के ऊपर सो रहे हैं तो कुछ पीपल के पेड़ के नीचे। आगरा के नोबरी गांव में विनोद शर्मा अब रोज 5 घंटे पीपल के पेड़ पे सोते हैं। कहते हैं कि ऑक्सीजन के मामले में वो आत्मनिर्भर हो गए हैं। सरकार के ऑक्सीजन सिलेंडर या विदेशी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे वे आश्रित नहीं रहे। हम लोग गवर्नमेंट के सहारे नहीं है, ये हुआ वर्ग है। सभी लोग जानते हैं कि पेड़ों से अच्छी शुद्ध दवा मिलेगी। मैं यहाँ 15 दिन से बैठा हूँ, डेली आता हूँ, 5 घंटे बैठ के जाता हूँ। ऑक्सीजन लेवल एकदम फिट है जी, काफ़ी फायदा मिल रहा है, बहुत अच्छा। हमारे करीब 25-30 लोग हैं बुजुर्ग भी, वो भी आते हैं, सब ऑक्सीजन लेवल करीब कंट्रोल हो चुका है उनका। कोरोना से बाबा अब आप बचाओ ना। ये कानपुर के हैलेट अस्पताल के अंदर कोविड वार्ड के बाहर कोरोना माता को खुश करने के लिए भजन गा रहे हैं। वार्ड के अंदर विज्ञान काम कर रहा है, वार्ड के बाहर आस्था। जब मानव ने खुद को भगवान समझ डाला, कुदरत ने सब अपना पासा है पलट डाला। आज हमने ये किया कि वहाँ पर हमने पूरा दरबार सजाया और एक अरदास करिए। हमारे राजमिस्त्री भैया ने एक भजन तैयार किया और बाबा से कहा इस महामारी से सबको निजात मिल जाए और जितने भी पीड़ित हैं अंदर वो सकुशल सही होकर घर जाएं। रायबरेली के एम्स कंपाउंड में और जिला अस्पताल परिसर दोनों जगह कोरोना के खात्मे के लिए हवन किया गया। चंदौली में भी बड़ा हवन किया गया।
मेरठ, सहारनपुर, हापुड़, फिरोजाबाद और मुरादाबाद में बीजेपी से जुड़े लोगों ने मोबाइल हवन किया। कहीं ठेलों तो कहीं ट्रैक्टर ट्रॉलीज पे हवन करते गांव-गांव घूमे। यूपी के तमाम जिलों में महिलाएं मंदिरों और नदियों के किनारों और पेड़ों के इर्द गिर्द कोरोना के लिए गीत गाती रहीं। कोरोना का वो उधार और देते हो सब ये कै दिन से चल रही पूजा? और 10 दिन है, 10 दिन हो गए पूरा। बाराबंकी के जैदपुर में भी एक पीपल के नीचे लोगों की भीड़ दिखी। गांव वाले ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए काफी वक्त इस पीपल के नीचे गुजारते हैं। हालांकि कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन कम होने की वजह यह है कि उनके फेफड़े वातावरण से जरूरी ऑक्सीजन खींच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अलग से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। लेकिन इन्हें लगता है कि पीपल के नीचे बैठने से वो अपने आप इनके अंदर चली जाएगी। यहाँ बैठने से कोई फायदा है आपको? हाँ, फायदा हमको। क्या फायदा है? हमको बढ़िया ठंडी हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, बहुत आराम हमको है। ये तो क्या आपकी ऑक्सीजन कम हो गई थी? हाँ, कम हो गई थी। तो यहाँ बैठने से बढ़ गई? बढ़ गई। आस्था की डोर अगर ज्यादा खींच दी जाए तो उसका एक सिरा अंधविश्वास से जाके मिल जाता है। पीपल में औषधीय गुण भी होते हैं। उसके नीचे बैठने से पोल्यूशन फ्री फ्रेश एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 80 हो जाए, 85 हो जाए, कम हो जाए तो पीपल के नीचे बैठने से वो 97 हो जाएगा। अगर यही हो रहा होता तो दुनिया में लाखों लोग पीपल के नीचे बैठ जाते और ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत नहीं होती। आगरा में नसीम, कानपुर में अरुण, रायबरेली में फैज, मेरठ में सनुज और बाराबंकी में सरफराज और राजेश के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर है राजस्थान से। राजस्थान में कोविड से कितनी मौतें हुई हैं, क्या सरकार के पास सही आंकड़े हैं? इसको लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसे निपटने के लिए अब सरकार कोरोना से हुई मौतों की समीक्षा करेगी। इसके लिए 3 दल का गठन किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जब से महामारी फैली है तब से लेकर आज तक राजस्थान में 8,113 मौतें हुई हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि सबसे अधिक कोरोना के दौरान मौतें इस साल अप्रैल और मई के बीच हुई, जो लगभग 5,000 से अधिक हैं और इनमें 31% मौतें ग्रामीण इलाकों से हैं। लेकिन राजस्थान में कई गांव ऐसे भी हैं जहां लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर गए। अजमेर का सोमलपुर गांव, यहां पिछले 1 महीने में 40 से ज्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 7 लोगों की मौत कोरोना के कारण होने की पुष्टि हुई है। लास्ट 1 मंथ को अपन ओवरऑल अगर कंसिडर करें तो 43 डेथ, अब तक आज सुबह की डेथ को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो 43 डेथ हुई है, जिसमें से कोविड जो कंफर्म केसेस हैं वो 7 ही हैं। रिमेनिंग जो डेथ हैं वो कोविड सस्पेक्टेड भी हो सकते हैं या नॉन कोविड भी हो सकते हैं। उनकी जानकारी किसी भी तरह से किसी भी डाटा पे हमारे पास नहीं है अभी, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग जो हम देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो वो 60+ में है या साथ में किसी न किसी तरह की कोमॉर्बिड जो डिजीज है। सिर्फ सोमलपुर ही नहीं, राजस्थान में कई ऐसे गांव हैं जहां असामान्य मृत्यु से लोग दहशत में हैं। जैसे सीकर जिले का रोडू बाड़ी गांव, यहां भी करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 5 एक ही परिवार के थे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव सिर्फ 5 थे। गांव में कई ऐसे उदाहरण हैं कि लोग टेस्ट या इलाज के पहले ही मर जाते हैं और ये आंकड़े सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो रहे हैं। हाल में ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह पे ऐसी सूचना आई है कि बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है, तो इसको हमने बहुत ही गंभीरता से लिया है और ये बात हमारे पहले से भी ध्यान में थी और हमने इसको और अतिरिक्त इसमें प्रयास करते हुए उपखंड स्तरीय जो टीम है, जिसमें कि बीडीओ, बीसीएमओ और अन्य सभी अधिकारी शामिल हैं, उन्होंने खुद इसका विजिट किया है। एक रोरू बड़ी को छोड़ के बाकी 3 पंचायतों का मैंने भी खुद विजिट किया है और हमने यहाँ पे यही जानने का प्रयास किया है कि जिन घरों में मृत्यु हुई है उनमें संक्रमण की स्थिति थी क्या। सरकार कहती है कि कोरोना से हो रही मौतों को छुपाने का कोई प्रयास नहीं है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अब तक जो 8,000 से ज्यादा कोरोना के कारण मौतें हुई हैं, उनमें से सिर्फ 2 महीने यानी कि अप्रैल और मई में 5,000 से ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं। बिल्कुल गलत है। राजस्थान में एक भी मौत का आंकड़ा हमने नहीं छुपाया है। हमने बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में गाँव में कितनी मौत हुई है, शहरों में कितनी मौत हुई है, उनका आंकड़ा बराबर हमने पब्लिक के सामने रखा है। कन्फ्यूजन यह है कि जो सामान्य मृत्यु हो रही है
आज कोविड के दौर में उनका भी फ्यूनरल कोविड के प्रोटोकॉल के अनुसार हो रहा है। तो लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि ये भी डेथ कोविड से हुई है। मुख्यमंत्री जी ने 3 कमेटी बनाई जो डेथ का ऑडिट करेगी, वास्तविकता सामने रखेगी जनता के कि कितनी तो कोविड की डेथ थी और कितनी नॉन कोविड की डेथ थी। राजस्थान सरकार अब इन मौतों की समीक्षा करेगी, लेकिन कुल सामने आ रहे कोरोना मामलों में से 40% से ज्यादा और 31% मौतें ग्रामीण इलाकों में दर्ज हो रही है। ऐसे में इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहे कोरोना के कारण कई ऐसी मौतें हैं जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं हो पा रही हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पूरे देश में भले ही सरकारों पर महामारी के इस दौर में जनता को उसके हाल पर छोड़ने का आरोप लगे, लेकिन जनता ने जनता को नहीं छोड़ा है। भोपाल में कोरोना मरीजों की मुफ्त में मदद करने वाला ऑटो चालक जावेद की कहानी दुनिया ने सुनी, जबकि प्रशासन ने एक बार उन पर धारा 144 के उल्लंघन की कार्रवाई भी कर दी। कई संस्थानों ने भी आगे आकर लोगों की मदद की। जिस दौर में शहर में एम्बुलेंस नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की भयानक किल्लत थी, जावेद ने पत्नी के गहने बेचे, ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, पल्स ऑक्सीमीटर रखा और इसे चलते फिरते ऑक्सीजन एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। जबीर जैसे कई लोगों को मदद मिली। सोशल मीडिया पे देखा था मैंने कि लोग तड़प रहे हैं, कोई अपने बच्चों को कंधे पे ले आ रहा, कोई बाप अपने तो बहुत सी समस्या हुई। रोडों पे देखा मैंने, एम्बुलेंस नहीं मिल रही, लोग तड़प रहे हैं, कोई ठेले पे लेके जा रहा है, कोई हाथ में सिलेंडर लेके मरीज़ को लेके जा रहा है लगाता हुआ। तो हमने सोचा कि कौन ना ऑटो का हम एम्बुलेंस बनाएं। तो हमने बीबी एक वो था सोने का लॉकेट, हमने उसको बेच के हमने फिर सिलेंडर की जुगाड़ करी। बहुत परेशानी आई, बहुत हम लोग इधर घूमे भटके, उसको कैसे डिज़ाइन करा जाए, कैसे उसको बनाया जाए, बड़ा मुश्किल इसको हमने डिज़ाइन करा, उसको बनाया। एक सिलेंडर लिया और उस सिलेंडर के बाद मीटर लिया और हमने सैनिटाइज़र लिया और ये मीटर लिया और किट ली, हमने पूरा बंदोबस्त करा गाड़ी के अंदर। तो ये गाड़ी ऑटो कंप्लीट हो पाया, ये एम्बुलेंस के लिए तैयार हो पाया। एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं, एम्बुलेंस हर जगह बिजी है। अब जिस तरह से विस्फोट हुआ है तो आने में बड़ा टाइम लग रहा है। अब मुझे कहीं से नंबर मिला था इन ऑटो का, मैंने उस पर कॉल किया। कॉल करने के बाद सडनली वो आ गया, लेकिन आने के बाद जब अपने पेशेंट को वहाँ पर बैठाया, उसके अंदर देखा तो वो पूरी फैसिलिटी जो उन्होंने ऑटो में बना रखी है वो एक एम्बुलेंस की तरह थी। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके मतलब टोटली इंस्ट्रूमेंट उनके पास मौजूद थे। तो इस तरह से ऑटो वाले भी मदद कर रहे हैं इस कोरोना काल में, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बात है। इस दौर में कई सामाजिक संस्थाओं ने भी अपना दायरा बढ़ाया। खास बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था आरुषि, जिसके साथ गुलजार भी जुड़े हैं, आपदा के इस वक्त में गरीबों तक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाने लगी, उनकी देखभाल भी की। गुलजार साहब से बात हुई तो हमने कहा इस एक्टिविटी को नाम देने के लिए, उन्होंने एक सांस लो करके उन्होंने नाम दिया। तो हम उस सारा चीज़ें हमने 10 कंसंट्रेटर हमारे अलग अलग वॉलंटियर्स की तरफ से आ गए और हम लोगों ने उस पर काम शुरू किया कि जिसको भी थोड़ा टाइम के लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, जब तक हॉस्पिटल में बेड मिलता, और हॉस्पिटल के बाद डॉक्टर ने कहा कि कुछ 2-4 दिन के लिए ज़रूरत है, तो हम लोगों ने उनके लिए ये इंतज़ाम करना शुरू किया। हमारे पास कोई कहीं से भी कॉल आ जाए, स्लम से और किसी भी जगह से कॉल आता है, हमारा आदमी यहाँ से टेक्नीशियन जो भी हॉस्पिटल से हम लोग बुलाते थे और वो जाके वहाँ पे मशीन लगा के आता था, उनको समझा के आता था। जिन नुमाइंदों को हमने चुना वो महामारी के वक्त लोगों की मदद के लिए लोगों के पैसों से ही इश्तिहार देते नजर आए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो हर प्रचार से दूर चुपचाप इंसानियत का फ़र्ज निभाते रहे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के इस दौर में आपको घर बैठे मुफ्त में इलाज मिल सकता है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म से आपको जुड़ना होगा। जैसी बीमारी वैसा इलाज, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हर तरह की बीमारी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं।
त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप को छोड़कर देश के 34 राज्यों में ये सुविधा उपलब्ध बताई जा रही है। तो अभी आप कोविड के हिसाब से कोई दवा अभी चल रही थी? नहीं, जिंक टोटल बंद कर दीजिए। कोई खून पतला करने की दवा ले रहे थे आप? ठीक। तकनीक के दम पर घर बैठे इलाज, कोई खून मरीजों को डॉक्टरी सलाह देने की ये ऑनलाइन सेवा है। ई संजीवनी ओपीडी के जरिए आप देश के किसी कोने से घर बैठे इन डॉक्टरों से सीधे जुड़ सकते हैं और ये सेवा बिल्कुल मुफ्त है। एक स्मार्टफोन चाहिए, एक फ़ोन नंबर चाहिए और उसके थ्रू आप मिनट्स में इसको कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप को ई संजीवनी ऐप पे या वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होगा। उसके बाद डिफरेंट स्पेशलिस्ट्स हैं, उसमें जिसको भी आप कंसल्ट करना चाहते हो उनके लिए टोकन जनरेट कीजिए। उस स्पेशलिस्ट के क्यू के अंदर आपका नंबर आ जाएगा, वहाँ पे आप डॉक्टर को कॉल करिए, डॉक्टर कॉल रिसीव करेंगे, आपका कंसल्टेशन होगा। कोरोना के पहले दौर में टेलीमेडिसिन की ये सेवा शुरू हुई। सीडैक ने इसको मुमकिन बनाया और नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए राज्य इससे जुड़े। अब तक इस प्लेटफॉर्म पर 55,36,000 से ज्यादा को डॉक्टरी सलाह दी जा चुकी है। इसमें 32,36,000 मरीजों को डॉक्टरी सलाह और 23 लाख डॉक्टरों को आपसी सलाह शामिल है। इसमें 370 से ज्यादा ओपीडी हैं और रोजाना 1600 से ज्यादा डॉक्टर ओपीडी में मरीजों को परामर्श देते हैं। 7 दिन चलने वाली इस ओपीडी वाले प्लेटफॉर्म पर देश भर के कुल 18,200 डॉक्टर हैं। केरल, मध्य प्रदेश में 24 घंटे, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक में 12 घंटे और बाकी जगहों पर ये ओपीडी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक काम करती है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते होंगे हार्डली रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसमें आराम से आपसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। और आप प्रिस्क्राइब जो दवाइयां हैं और जो सुझाव है वो ऑनलाइन ही आप करते हैं? हाँ जी, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है और उसको डाउनलोड भी ऑनलाइन किया? हाँ जी, पेशेंट अपना प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन डाउनलोड करके फिर उसका प्रिंट ले सकता है। तकनीक के दम पर स्वास्थ्य को लेकर सुझाव का ये तरीका समय की मांग है, गंभीरता सरकार ने दिखाई और लाभ जरूरतमंदों को मिल रहा है, तब जब घर से बाहर भी नहीं निकल सकते और बीमारी का उपचार भी जरूरी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। एक बांग्लादेशी युवती के साथ बलात्कार और निर्भया जैसी दंगे के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस हैवानियत में 2 महिलाएं भी शामिल थीं। 22 साल की एक बांग्लादेशी लड़की के साथ 6 लोगों के गैंग ने ये नृशंसता की। इनमें 2 महिलाएं भी थीं। वो लड़की चीखती रही, लेकिन इन लोगों ने इस पूरे प्रकरण का वीडियो बनाया। पीड़ित के साथ बिल्कुल सिहरा देने वाली बर्बरता की गई। जब पुलिस क्राइम सीन पर आरोपियों को लेकर गई तो इनमें से 2 ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों के पैर में गोली मार दी। करीब 1 हफ्ते पहले यह घटना बेंगलुरु में हुई। इसका वीडियो पूर्वोत्तर के राज्यों में सर्कुलेट किया गया। असम पुलिस ने ट्वीट कर दूसरे राज्यों से इस मामले में मदद मांगी। जानना था कि यह मामला कहां घटा है। सवाल है, क्या बांग्लादेश की इस लड़की को यह गैंग वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर रहा था? हम अदालत को सभी जानकारी दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के कुछ ही घंटों के दौरान हम लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी है। दरअसल जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो सभी वेश्यावृत्ति से जुड़े हैं। इस वीडियो क्लिप के सामने आने के बाद इस शहर के लोग सकते में हैं। ऐसे कई गैंग देश भर में सक्रिय हैं जो बांग्लादेश से गरीब परिवार की लड़कियों को बहला फुसलाकर अच्छी नौकरी का झांसा देकर यहां लाते हैं, फिर उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेल देते हैं। इन लड़कियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं ताकि वो इस पेशे को अपनाने के लिए मजबूर हो सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।